हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का बायोलॉजी विषय। इस बायोलॉजी विषय में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। बहुत ही थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है और टॉपिक जो चल रहा है हमारा थोड़ा सा टफ टॉपिक चल रहा है। थोड़ी सी समझने में परेशानी हो सकती है। धैर्य रखिएगा और इत्मीनान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल मैं प्रयास करूंगा कि आपको इसको काफी हद तक समझाया जा सके। फिर भी अगर कुछ आपको दिक्कत होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में निसंदेह पूछ लीजिएगा। ठीक, तो देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके बहुत सारे वीडियोज में हमने देख लिया था। सबसे पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, फिर पिछले वीडियो में ही हमने देखा था कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हुआ था। तो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट हुआ था, तो डेवलपमेंट का तरीका तो हम लोगों ने समझ लिया था कि कैसे कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, कितने प्रकार का एम्ब्रियो होता है। ठीक है, तो ये अब एंडोस्पर्म होता है, सॉरी, अब एम्ब्रियो कितने प्रकार का है? तो एम्ब्रियो हम देखेंगे 2 प्रकार का एम्ब्रियो। एक क्या है? मोनोकाट में एम्ब्रियो कैसा होता है, एक डाइकाट में कैसा होता है। मोनोकाट का मतलब एक बीज पत्री, यानी कि जिसके बीज में एक पत्र होगा, और डाइकाट का मतलब द्विबीज पत्री, जिसके बीज में 2 बीज पत्र होंगे। ठीक है, तो बीज पत्र का मतलब होता है कॉटिलिडान। ठीक है, बीज का पत्र, बीज का जो पत्र मतलब का पत्ती, तो बीज के कितने पत्ती हैं? अगर एक ही है बीज, सिंगल है, तो मोनोकॉटिलिडान, और 2 ठो है तो डाइकॉटिलिडान। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मोनोकॉटिलिडान्स में एम्ब्रियो कैसे होता है। ठीक है, तो मोनोकॉटिलिडान का एम्ब्रियो देखें किस प्रकार का होता है। डेवलपमेंट चूंकि हो गया है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो गया है, तो मोनोकॉटिलिडान का एम्ब्रियो देख रहे हैं। आप लोग सिर्फ समझने के लिए देख लीजिएगा, ये इसके लिए आपके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है इसके टर्म, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। तो देख लीजिए, फिर भी हम आपको बताते हैं। तो मोनोकॉट का जो एम्ब्रियो होता है, तो मोनोकॉट में सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्टिलिडॉन पाया जाता है। नंबर 1 पॉइंट देख लीजिए कि ये आपका क्या है, मोनोकाट का एक आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है। मोनोकाट का एम्ब्रियो एक दिख रहा है आपको। अगर ये टोटल एम्ब्रियो की बात करें तो यह टोटल आपका यह एम्ब्रियो है, टोटल एम्ब्रियो है, ये टोटल एम्ब्रियो है एक मोनोकाट का। ठीक, और इस मोनोकाट के टोटल एम्ब्रियो में ये बाहर वाला जो स्तर देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का, ये इतना बाहर वाला स्तर, ये जो बाहर वाला स्तर है, ये बाहर वाला स्तर है, इसे क्या बोलते हैं? ये हमारा जो है सीड कोट है। ठीक है, ये जो बाहर वाला स्तर है, ये बाहर वाले स्तर को क्या बोलते हैं? सीड कोट है। जैसे आप क्या है, गेहूं देख लीजिए, गेहूं है, धान है, तो गेहूं को जब मतलब पिसाया जाता है तो गेहूं के पीसने पर उसमें से भूसी निकलती है, भूसी, रस्क या हस्क जिसे कहते हैं। तो हस्क जो बाहर निकलता है, तो उसके जो भूसी है ऊपर वाली, तो ऊपर वाली जो भूसी है, जो कवरिंग है, उस कवरिंग को, कवरिंग ये वाला जो लेयर है, ये ऊपर वाली कवरिंग है। और यहाँ पर ये जो लेयर है, ये प्रोटीन की लेयर होती है बीच में। बीच में होती है एक प्रोटीन की लेयर, ऐसे टेढ़ी सी लेयर होती है। देखे होंगे, गेहूं का बीज लीजिएगा, ऐसे तोड़ करके देखिएगा, तो बीच में ये जो ऐसे कटिंग होती है, वह होती है क्या? एल्यूरोन लेयर होती है। क्या होती है? एल्यूरोन लेयर होती है। एल्यूरोन लेयर जो होता है, यह भी प्रोटीन का बना होता है, एल्यूरोन। और यह एल्यूरोन जो है, यह और कुछ नहीं है, यह एल्यूरोन और कुछ नहीं है, यह इसी एंडोस्पर्म का ही भाग है। ये जो एंडोस्पर्म है, इसी एंडोस्पर्म का ही यह भाग है, एल्यूरोन। तो ये देख रहे हैं टोटल क्या है? एंडोस्पर्म। यानी कि अगर हम बात करें एक, अब ये आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि ये इतना बड़ा है, सीड कोट इतना लंबा दिखाया है और एंडोस्पर्म इतना, तो भैया क्या है, ये स्लाइड है, स्लाइड कट है थोड़ा सा। ये मान लीजिए आपका ये गेहूं का बीज है, तो उस गेहूं के बीज में ऐसे फाड़ करके दिखाएगा, फाड़ा गया तो व्यू एक ऊपर वाला भी थोड़ा सा बड़ा दिखेगा ना, तो इसी प्रकार से ये बड़ा दिख रहा है ये आपको, ये सीड कोट वाला भाग। ठीक है, ये बाहर वाला भाग ये जो है,
ठीक। अब ये जो है आपका ये भाग जो दिख रहा है इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म क्या है? वही जो गेहूं में आप सफेद वाला पार्ट जो पीसने के बाद जो खाते हैं ज्यादा से ज्यादा, वही क्या है आपका इंडोस्पर्म है। यानी कि हम लोग इसमें इंडोस्पर्म खाते हैं। अब देख लीजिए कि इस इंडोस्पर्म में एक छोटा सा यही नीचे की तरफ, उसी में नीचे के किनारे ही होता है क्या हमारा कॉटिलिडान्स। किनारे क्या होता है? कॉटिलिडान्स होता है। किनारे लगा होता है एक्सिस पे उसी जो आपका गेहूं है, मान लीजिए गेहूं है, गेहूं की जो ये बीज है, गेहूं की जो बीज है, इस बीज के ऐसे इस बीज के ऐसे यही किनारे पर ही लगा होता है कॉटिलिडान। ऐसे सिंगल कॉटिलिडान होता है, किनारे लगा होता है। ठीक। तो इस कॉटिलिडान को जो एक्सिस पर, इसी एक्सिस पर किनारे जो लगा होता है, इसका नाम जो हम लोग देते हैं उसे क्या कहते हैं? स्कूटेलम। नाम उसका क्या है? स्पेशल नाम है उसका, स्कूटेलम नाम है। ठीक है। तो ये एक्सिस पर किनारे की तरफ लगा हुआ कार्टिलिडान होता है मोनोकाट में, जिसका नाम है स्कूटेलम नाम है। इसमें पाया जाता है एल्यूरोम का लेयर। एल्यूरोम का जो लेयर है और कुछ नहीं है, इंडोस्पर्म से बना हुआ है। हम एल्यूरोन आपको क्यों बताए हैं? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि एल्यूरोन का लेयर निम्न, एल्यूरोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह डिप्लोइड होता है, यह ट्रिप्लोइड होता है, यह हेप्लोइड होता है, यह इनमें से कोई नहीं। तो हमने कहा कि यह एल्यूरोन क्या है? इंडोस्पर्म का ही भाग है। तो इंडोस्पर्म तो आपको बताया गया था कि 3N होता है, 3N होता है, उसमें 3 न्यूक्लियस फ्यूज हुए हैं। ठीक है। 2 पोलर न्यूक्लियाई सेकेंडरी न्यूक्लियाई के, 2 सेकेंडरी न्यूक्लियाई के और मेल गैमेट के न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस फिर फ्यूज हुए, 3N है। तो यह भी 3N होगा। तो आपको याद करने वाली चीज बस मात्र इतना ही है कि एल्यूरोन का लेयर जो है वह 3N होता है, ट्रिप्लोइड होता है। और उसे जो कॉटिलिडान है मोनोकाट का, उसमें 83% भाग इंडोस्पर्म का होता है। कितना होता है? 83% इंडोस्पर्म होता है, बाकी में सब है। 83% इंडोस्पर्म, बाकी में सब है। अब ये तो चूंकि हमने काटा और काट के टोटल आपको बाहर से ऐसे दिखा दिया है। ठीक। अब इसको थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये बाहर वाला देख लीजिए, अब यहाँ स्पष्ट है। ये बाहर वाला ये सीड कोट है, वही जो भूसी जिससे निकलता है। ये बाहर वाला देखिए, ये सीड कोट है आपका। यहाँ पर आपको ये सीड कोट दिख रहा है, सीड कोट है। फिर सीड कोट के जस्ट नीचे होता है प्रोटीन का लेयर। ये देखिए, ये जो लेयर है, ये लेयर आपकी प्रोटीन की लेयर होती है। अब इसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है इंडोस्पर्म। तो कंफर्म है 83% इंडोस्पर्म का पाया जाता है। अब इंडोस्पर्म के नीचे एक ऐसे एपिथेलियम का जो है लेयर होता है, या फिर बैंड होता है एपिथेलियम का। तो उस एपिथेलियम के बैंड के नीचे ही एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये जो देखिए ये चीज है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है आपका। ठीक है। यानी कि एम्ब्रियो का जो एक्सिस था, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। यहाँ पर एम्ब्रियोनल एक्सिस में सबसे ऊपर की तरफ लगा होता है कोलियोप्टाइल। क्या होता है? कोलियोप्टाइल होता है। और कोलियोप्टाइल के नीचे होता है प्लीम्यूल। कोलियोप्टाइल के नीचे होता है प्लीम्यूल, और इसी एम्ब्रियोनल एक्सिस पर प्लीम्यूल के नीचे होता है रेडिकिल आपका। ठीक है, रेडिकिल। अब एक चीज देखिएगा, रेडिकिल और रूट कैप, इसमें क्या है? रेडिकिल, यहाँ पर रेडिकिल होता है और नीचे रूट कैप होता है। ठीक है। अब ये जब अगर रेडिकिल और रूट कैप ये दोनों आपस में फ्यूज रहते हैं, यहाँ पर रेडिकिल और रूट कैप आपस में क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। तो फ्यूज होने के नाते इनका नाम दिया जाता है कोलियोरहिजा। ये याद रखिएगा, कोलियोरहिजा क्या है? कि रेडिकिल और रूट कैप, रेडिकिल और रूट कैप जब आपस में फ्यूज होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? कोलियोरहिजा कहा जाता है। ठीक। रेडिकिल मूलिका होता है, मूलिका मूल यानी कि जड़ का ही भाग है, जिससे जड़ निर्मित होने वाला है। जड़ जिससे निर्मित होने वाला है उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? रेडिकिल कहते हैं। जड़ जिससे निर्मित होने वाला है उसे रेडिकिल कहते हैं। प्लीम्यूल को पर समझ सकते हैं आप, पर मतलब क्या है आपका? पत्र समझ सकते हैं।
प्लीम्यूल को। ठीक, तो आपने क्या देखा कि सबसे ऊपर कार्टिलिडान में ये आपका कार्टिलिडान वाला पार्ट है इतना, इस कार्टिलिडान वाले पार्ट में सबसे ऊपर क्या है, कोलियोटाइल है, और उसके नीचे क्या है, प्लीम्यूल है, फिर प्लीम्यूल के नीचे क्या है, रेडिकिल, रेडिकिल के नीचे रूट कैप है, और जब रेडिकिल और रूट कैप आपस में फ्यूज होंगे तो टर्म को क्या कहेंगे, कोलियोरेइजा कहेंगे। ठीक, कोलियोटाइल वाला ये जो पार्ट है, इसी कोलियोटाइल वाले पार्ट से ही डेवलप होता है क्या, हमारा लीव्स डेवलप होता है, और इससे क्या डेवलप होता है, हमारा रूट कैप डेवलप होता है। थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझते हैं हम लोग। देखिए, अब देखिए, अगर क्या है कि सीड को ऐसे सीधे फाड़ दिया जाए, बीच से सीधे फाड़ दिया जाए, तो फाड़ करके देखें हम लोग, देखने पर क्या दिखता है, सबसे ऊपर क्या है आपका, ये तो लेयर है, समझ रहे हैं कि ये सीड कोट का लेयर है ऊपर वाला। ये जो है 83% सबसे अधिक वाला भाग एंडोस्पर्म है, ये वाला छोटा सा भाग है आपका कार्टिलिडान है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमने बताया है कि ऊपर यहाँ पर पाया गया सब क्या, कोलियोटाइल। कार्टिलिडान में सबसे ऊपर ये पाया गया, कोलियोटाइल पाया गया। ठीक है, ये जो कोलियोटाइल पाया गया है, तो जो प्लीम्यूल वाला भाग है हमारा, यहाँ पर देखिए जो प्लीम्यूल है, कोलियोटाइल के नीचे प्लीम्यूल है ना, तो प्लीम्यूल के पास जो कोलियोटाइल होगा, हमने कहा समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा टर्म बहुत टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। एंडोस्पर्म, कार्टिलिडान, ये समझ में आ गया। हमने यह कहा कि इस कार्टिलिडान में सबसे ऊपर है आपका कोलियोटाइल, और इसी कोलियोटाइल से डेवलपमेंट होता है किसका, लीफ का डेवलपमेंट होता है, पत्ती का डेवलपमेंट होता है, पत्ती का विकास होता है इसी कोलियोटाइल से। ठीक है, पत्ती का विकास होता है। तो चूंकि जो पत्ती का विकास होता है, तो एक ही कोलियोटाइल नहीं है कि एक ही कोलियोटाइल ऐसा है और उसी से क्या है, उसी में से सारी पत्तियां निकल गई। कोलियोटाइल भी बटेगा एक के बाद एक के बाद एक भागों में बटेगा। तो प्लीम्यूल वाला जो भाग है, यहाँ पर देखिए प्लीम्यूल वाला जो भाग है, तो इस प्लीम्यूल के ऊपर जो कोलियोटाइल का भाग पाया जाएगा उसे कहा जाएगा ईपी कोलियोटाइल, और इसके नीचे और रेडिकिल के पास प्लीम्यूल के ऊपर का कोलियोटाइल जो होगा उसे ईपी कोलियोटाइल, और प्लीम्यूल के नीचे और रेडिकिल के पास वाला जो कोलियोटाइल होगा उसे क्या कहेंगे, हाइपोकोलियोटाइल कहेंगे। ठीक है, क्योंकि पत्ती है तो पत्ती आपका मान लीजिए ऐसे डेवलप हो गया, तो ऊपर डेवलप हो गया तो नीचे भी तो पत्ती निकलेगा। तो ऊपर जहां से कोलियोटाइल, जहां से पत्ती निकल रहा है, ये ईपी हो गया, और नीचे वाला भाग जो है, जो रेडिकिल के पास, यानी कि जड़ के पास से जहां से लीफ निकल रहा है वो हाइपोकोलियोटाइल से निकलेगा, और जड़ के ऊपर जहां से निकल रहा है उसे क्या कहेंगे, वो उसका क्या नाम है, ईपी कोलियोटाइल। ठीक, तो यह जो है ये कोलियोटाइल है, कोलियोटाइल का ये वाला जो पार्ट है ये ईपी कोलियोटाइल है, यहाँ से आपका लीफ निकलना शुरू होगा। ठीक है, तो इसके बाद नीचे देखिए ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, यहाँ पर ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियो है, कार्टिलिडान है, एम्ब्रियो है, ये एक्सिस है आपका। इस एक्सिस पे तो हमने बताया है कि ऊपर यूपी कोलियोटाइल होगा, नीचे हाइपोकोलियोटाइल होगा। यहाँ पर हम लोग प्लीम्यूल के जिक्र नहीं किए हैं, प्लीम्यूल को नहीं, हमने सीधे बता दिया प्लीम्यूल के ऊपर यूपी कोलियोटाइल, प्लीम्यूल के नीचे और रेडिकिल के पास हाइपोकोलियोटाइल होगा। अब रेडिकिल होता है हाइपोकोलियोटाइल के नीचे, और जो सीड कोट होता है वह सीड कोट क्या होता है, फ्यूज होता है किससे, ओवरी से। सीड कोट किससे फ्यूज होता है, हमारा ओवरी से फ्यूज होता है, एकदम सटे हुए होता है। तो ये चीज आपका क्या है कि आप स्ट्रक्चर है, मोनोकाट के एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, कंफ्यूजन कहीं पर नहीं है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के, एम्ब्रियोनल एक्सिस पर क्या है, ऊपर की तरफ, एम्ब्रियोनल एक्सिस पर प्लीम्यूल के ऊपर की तरफ, प्लीम्यूल के ऊपर की तरफ ईपी कोलियोटाइल, जो कोलियोटाइल पाया जाएगा ईपी कोलियोटाइल, और इसी एम्ब्रियोनल एक्सिस पर प्लीम्यूल के नीचे की तरफ और रेडिकिल के पास पाए जाने वाले कोलियोटाइल को हाइपोकोलियोटाइल कहते हैं। इस कोलियोटाइल से किसका विकास होता है, पत्ती का विकास होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ऐसे लगे रहते हैं ना, ऐसे ऐसे लगे रहते हैं ना, इसे ऐसे लगे रहते हैं, तो देखेंगे आप, और बंद रहते हैं सब, ये सब ऐसे बंद रहते हैं। तो जब इनका विकास होता है तो आप देखते हैं कि यहाँ से ऐसे मुंह खुलता है, तो मुंह खुलता है तो धीरे धीरे पहले इसका विकास होगा, ईपी कोलियोटाइल, फिर इसका विकास होगा हाइपोकोलियोटाइल, फिर इस तरह से धीरे धीरे ऐसे पत्तियां ऐसे निकलती जाती हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो सबसे बीच वाला ऊपर चलता जाएगा और नीचे वाला पत्ती नीचे चलती आएगी। समझ रहे हैं ना बात को।
तो ये इपिकोलेप्टाइड हाइपोकोलेप्टाइड का टर्म समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या है कि हमारा जो डाइकाट है, डाइकाट का जो एम्ब्रियो है उसको भी देख लेते हैं हम लोग, डाइकाट के भी एम्ब्रियो को। इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे फिर बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब क्या है हमारा डाइकोटिलिडॉन का एम्ब्रियो है। तो डाइकोटिलिडॉन का जो एम्ब्रियो है वो क्या है कि एक बीन का ले लीजिए, सेम का ले लीजिए, सेम का ले लीजिए, मटर का ले लीजिए, चने का ले लीजिए, जिसका ले लीजिए, सेम का ले लेते हैं हम लोग। तो अगर सेम का ले लेते हैं हम लोग एम्ब्रियो, तो देखिए कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से किडनी के शेप का होता है। इस तरीके से ये किडनी के शेप का होता है। सेम का बीज निकालिएगा, सेम के ऊपर वाले छिलके को हटाइएगा, ऊपर वाले छिलके को हटा करके देखिएगा आप लोग। जब ऊपर वाले छिलके को हटाएंगे तो देखेंगे ऐसे सेम के बीज के समान दो चीजें ऐसे लगी हुई हैं। तो ये जो दोनों चीजें लगी हुई होती हैं इनको हम लोग कहते हैं कॉटिलिडॉन। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं कॉटिलिडॉन। ये दोनों जो स्ट्रक्चर लगा होता है इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कॉटिलिडॉन कहते हैं, ठीक है। अब इस कॉटिलिडॉन में होता क्या है, इस कॉटिलिडॉन में क्या होता है, यहाँ से दोनों ऐसे खुला हुआ नहीं रहता है बल्कि सटा रहता है। आपको दिखा देते हैं, ये आपका तो यहाँ पर ये जो कॉटिलिडॉन्स है, यहाँ पे कॉटिलिडॉन्स में ये देख लीजिए, जब खोलेंगे उसको तो खोलेंगे तो ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको नजर आएगी, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर नजर आएगी आपको। ठीक, ऐसे कुछ इस तरीके का जब ऐसे खोलते हैं, उसको खोलेंगे तो ऐसे देखेंगे कि ऐसे मूल करके ऐसे निकला हुआ कुछ ग्रीन सा होता है, हल्का ग्रीन होता है, पैरेट कलर का, ऐसे ग्रीन से निकला हुआ होता है। खोलते हैं तो वही ना जब जर्मिनेट करता है तो ऊपर धीरे धीरे निकलता है तो पौधा पूरा बनता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। आगे वाला जो इसका भाग होता है इसे कहते हैं इपिकोटाइल। आगे वाले भाग को क्या कहते हैं? इपिकोटाइल कहते हैं। पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं? हाइपोकोटाइल कहते हैं, हाइपोकोटाइल कहते हैं। आगे वाले भाग को इपिकोटाइल, पीछे वाले भाग को क्या कहेंगे? हाइपोकोटाइल कहेंगे। और जो नीचे का ये जो भाग देख रहे हैं पीला वाला, तो ये किसका निर्माण करता है? रूट का निर्माण करता है, ठीक है। ये रूट का निर्माण करता है। तो ये रूट है नीचे, तो ये इपिकोटाइल हाइपोकोटाइल रूट किससे बना है? तो आप बस समझ लीजिए कि प्लेम्यूल और रेडिकिल होगा। रेडिकिल और क्या है आपका जो मूलिका है, रेडिकिल में आपका जो रूट कैप है वो भी लगा होगा, वहीं से आपका डेवलप होगा। तो उसको आप समझ चुके हैं, मोनोकाट में ही वही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी होगा। ये रूट का स्ट्रक्चर है, यहाँ से नीचे जाएगा, रूट डेवलप होगा और रूट का ऊपर क्या होगा? इपिकोटाइल। इपिकोटाइल ऊपर वाला क्या बनाएगा? पत्ती बनाएगा। तो पत्ती सिर्फ नहीं बनाएगा, देख लीजिए जैसे गन्ना है तो गन्ने में मान लीजिए अगर भ्रूण ऐसे निकला है तो निकलेगा तो खाली पत्ती ऐसे निकलेगा क्या? तो उसके साथ साथ ऐसे स्टेम भी तो निकलता है, स्टेम निकलता है और क्या होता है? पत्ती दोनों तरफ ऐसे फैलती जाती है, उसकी गांठों गांठों पर पत्ती
फैलती जाती है। इपिकोटाइल, गांठ वाला भाग इपिकोटाइल, वहां से एक पत्ती इधर, एक पत्ती इधर, फिर आगे नीचे वाली पत्ती इधर, फिर ऊपर से पत्ती उभर नीचे, ऊपर से ही पत्ती बनती चली जाती है। ठीक, तो जो पत्ती लिप्स निकलता है, तो ये जो इपिकोटाइल वाला भाग है ये सूट सिस्टम को डेवलप करता है। किसको? सूट सिस्टम को डेवलप करता है। तना जो प्ररोह तंत्र है, प्ररोह तंत्र को ये डेवलप करेगा इपिकोटाइल वाला भाग, ठीक है। और यह रूट सिस्टम को डेवलप करेगा रूट वाला भाग। ठीक, तो इसमें आप एक उठा करके देख लीजिएगा। इसको अगर एक उठाइएगा तो एक उठा करके इसमें देखेंगे कि जब इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, सॉरी इस कलर से बना दी, ऐसे हो, मान लीजिए कि ये आपका स्ट्रक्चर है। ये बीन का एक कॉटिलिडॉन को फाड़ के निकाल लिए हैं। तो एक कॉटिलिडॉन को जब वहां से फाड़ के निकालेंगे तो उसमें से ऐसे लटका हुआ नजर आएगा। इसमें से क्या हुआ, ऐसे लटका हुआ नजर आएगा कॉटिलिडॉन में, ये लटका हुआ एम्ब्रियो नजर आएगा हल्का सा। तो ये जो लटका हुआ भाग है, यहीं से सारी चीजें अब डेवलप होंगी। ये जो लटका हुआ भाग है, ये सारी चीजें यहीं से डेवलप होंगी। ग्रीन सा होता है, आपने देखा होगा अच्छी तरीके से। ठीक, तो ये नीचे वाला जो भाग है ये क्या है आपका, ये नीचे वाला भाग ही आपका क्या है, रेडिकल है। ठीक है, और ये क्या है आपका, सीड कोट है। ये क्या है आपका, सीड कोट है। और नीचे वाला भाग क्या है आपका, रेडिकल है। ठीक है, इस तरह से कुछ। अब फिर इसी को अगर आगे और भी देखना है तो आगे जब और देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला जो पार्ट था, तो यहाँ से अब नीचे की तरफ रूट सिस्टम निकल आएगा। नीचे की तरफ आपका यही, नीचे की तरफ आपका ये रूट सिस्टम निकल आएगा। ये रूट सिस्टम, नीचे की तरफ रूट सिस्टम, और ऊपर की तरफ जो भागेगा हाइपोकोटाइल का भाग, तो यहाँ पर सूट सिस्टम निकलेगा। अब यहाँ से ये जो इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल वाला भाग था, तो यहाँ से क्या निकलेगा आपका, ये सूट सिस्टम निकलेगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोकोटाइल वाला भाग हो जाएगा। क्या है, हाइपोकोटाइल वाला भाग, इपिकोटाइल से सूट सिस्टम निकलेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपकी। हम देख लिया, आपने डाइकाट का एम्ब्रियो देखा। डाइकाट के एम्ब्रियो में द्विबीजपत्र होते हैं, यानी कि दो कार्टिलिडान्स होते हैं। दो कार्टिलिडा बीच में जब दोनों को फाड़ेंगे तो देखेंगे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाता है। भ्रूण जो होता है कुछ इस तरीके का होता है। तो यह भ्रूण जो होता है, आगे वाला भाग इपिकोटाइल से किसका निर्माण होता है, सूट सिस्टम का निर्माण होता है। पीछे वाला भाग क्या है, हाइपोकोटाइल है, और नीचे रूट सिस्टम है। जब इसको तोड़ेंगे तो तोड़ के देखेंगे कि नीचे जो रूट सिस्टम था उसमें नीचे का रेडिकल है, रेडिकल से रूट का निर्माण हुआ, और ऊपर वाले इस इपिकोटाइल वाले भाग से सूट सिस्टम का निर्माण हो रहा है अब आगे। और यहाँ पर हाइपोकोटाइल है, ये इसको क्या कहे, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी हाइपोकोटाइल भी डेवलप करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने देख लिया, समझ में आ गया कि मोनोकाट में जो पहली पत्ती निकलेगी वह किससे निकलेगी, आपकी मोनोकाट्स में जो पहली पत्ती निकलेगी वह कोलियोक्टाइल से निकलेगी। कोलियोक्टाइल में प्लूम्यूल के ऊपर वाला भाग इपिकोटाइल, ओपिकोटाइल, और नीचे वाला भाग हाइपोकोटाइल होता है। ठीक है, ऊपर पत्ती जैसे जैसे निकलती जाएगी सूट सिस्टम का निर्माण शुरू होता जाएगा। ठीक, ये समझ में आ गया। मोनोकाट में, डाइकाट में भी आप लोगों ने देख लिया कि इपिकोटाइल सूट सिस्टम का निर्माण करती है, और रूट से क्या होता है, रूट सिस्टम का, रेडिकल से रूट सिस्टम का निर्माण होता है। तो ये चीजें थी। ठीक, रूट कैप रेडिकल जब आपस में क्या रहेंगी, फ्यूज रहेंगी, तो क्या कहेंगे, कोलियोराइजा बोलेंगे। और उसके बाद क्या है आपका, एक्टरमोर, स्कूटेलम, क्या कहते हैं, मोनोकाट का जो कोटिलिडान्स होता है उसे क्या कहते हैं, स्कूटेलम। ठीक है, एक किनारे पर एक्सिस पर स्थित होता है, एक कहीं होता है और एक किनारे पर स्थित होता है। इतने टर्म आप लोग दिमाग में बस रखिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक, मिटाते हैं इसको। ठीक है,
तो ये आप लोगों ने एक पहला चीज देख लिया, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म में आप लोगों ने देख लिया, एंडोस्पर्म का विकास कैसे होता है ये चीज आपने देख लिया। दूसरा आपने देखा कि एम्ब्रियो का विकास कैसे होता है, यह भी देख लिया। एम्ब्रियो जो है मोनोकाट का एम्ब्रियो कैसा है यह भी देख लिया, और जो डाइकाट का एम्ब्रियो है वो भी आपने देख लिया, दोनों को देख लिया। अब हम लोग क्या देखते हैं, थर्ड वाला पार्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सीड। क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सीड। तीसरा है क्या, डेवलपमेंट ऑफ सीड। इससे क्या डेवलपमेंट होगा, सारा चीज आपको पहले लिखा दिए थे, ठीक, और उसी को एक एक स्टेप में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सीड का डेवलपमेंट देख लीजिए भाई कैसे होगा, ठीक है। तो जो एंजियोस्पर्म होता है, तो एंजियोस्पर्म का फाइनल प्रोडक्ट होता है सीड, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट होता है सीड। एंजियोस्पर्म का प्लांट में सबसे फाइनल प्रोडक्ट होता है सीड, और इस सीड में जो होते हैं तीन चीजें, सीड में क्या होती हैं, तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं देख लीजिए। सीड में होता है डॉर्मेंट एम्ब्रियो, सीड में होता है आपका डॉर्मेंट एम्ब्रियो होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होता है आपका, कॉटिलिडान्स है, ठीक है, स्टोरेज टिश्यू और सीड कोट। तो जो आपका पहले देख लीजिए फिर आपको आगे बताते हैं। ये क्या है, सीड कोट, स्टोरेज टिश्यू, ठीक है। ये 2-3 पार्ट हैं। हो गया क्या, देख लीजिए, एक सीड है, उस सीड में जब आपका एंजियोस्पर्म का प्लांट है, उस एंजियोस्पर्म के प्लांट का जो फाइनल प्रोडक्ट है वह सीड है। उस सीड में क्या होता है, 3 भाग होते हैं। एक डॉर्मेंट एम्ब्रियो होता है, डॉर्मेंट कहने का मतलब सुप्ता अवस्था में रहता है, मतलब कि बेटा अभी सब कुछ तैयार है, सो जा, जब कहेंगे तो जगना। भाई सीड है तो सीड अपने आप उसी में फ्रूट में रहते हुए सीड अपने आप जमने नहीं लगता है, हम उसको उचित पर्यावरण देते हैं, उचित उसको पोषण देते हैं, तब धीरे धीरे सीड जमना शुरू करता है। इसीलिए कर है डॉर्मेंट एम्ब्रियो है, सो रहा है, अभी काम नहीं करेगा, ये डॉर्मेंट एम्ब्रियो होता है। अब इस डॉर्मेंट एम्ब्रियो के लिए सबसे पहले ही तैयार करके रख दिया गया स्टोरेज टिश्यू। निर्माण होता है किसका, कॉटिलिडॉन का, कॉटिलिडॉन ये स्टोरेज टिश्यू है। कॉटिलिडॉन क्या है, स्टोरेज टिश्यू है। कैसे बना है आपको पता है ना, एंडोस्पर्म जो था न्यूट्रिएंट पूर्ण टिश्यू का जो निर्माण कर रहा था उसी को तो एम्ब्रियो खाया है, और एम्ब्रियो में ही कौन है, ये कॉटिलिडॉन्स है, ये कॉटिलिडॉन्स है। एम्ब्रियो ही जो है, अगर इसमें 2 कॉटिलिडॉन पाए जा रहे हैं तो ये क्या है, डाइकॉटिलिडॉन इस एम्ब्रियो, और जो एक कॉटिलिडॉन पाया जाए तो मोनोकॉटिलिडॉन इस एम्ब्रियो हो गया, ठीक है। तो एक कॉटिलिडॉन एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो पोषण प्राप्त किया है एंडोस्पर्म से, यानी कि इसमें पोषक तत्व आपके मौजूद हैं जो डेवलप करते हुए एम्ब्रियो को पोषण देगा। ये सीड कोट क्या करेगा, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ये क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है। प्रोटेक्टिव कवरिंग का मतलब इसकी रक्षा करेगा। जो नीचे आपका ये मान लीजिए सीड है, इसके यहाँ पर बीच में एम्ब्रियो है, एक एक्सिस पर किनारे ऊपर की तरफ होता है, देखिएगा आप लोग, चना होगा, चने को क्या कीजिएगा, ऊपर का छिलका सीड कोट उसका उतारिएगा। सीड कोट उतारने के बाद दोनों कॉटिलिडॉन्स को फाड़िएगा। दोनों कॉटिलिडॉन फाड़ेंगे तो वहां पर धीरे आराम से फाड़िएगा, धीरे से, तो देखेंगे अगर किनारे नहीं हुए हैं तो ऊपर की तरफ ऐसे एम्ब्रियो उसका ऐसे लटका हुआ दिखेगा, आपको मिलेगा। थोड़ा सा भिगो देंगे तो इसको और आसानी रहेगी तोड़ करके देखने में, ठीक है। भिगोने के बाद इसको तोड़ कर देखिएगा
तो इस तरह से डॉर्मेंट एम्ब्रियो इसमें दिखाई देता है, सुप्तावस्था का एम्ब्रियो जिसके लिए स्टोरेज टिश्यू रख दिया गया है। जब उसको कहा जाएगा यानी कि कंडीशन मिलेगा तो यहाँ से पोषण लेकर ये एम्ब्रियो विकास करना शुरू कर देगा, एक नए पौधे को जन्म दे देगा। सीड कोट है जो उसकी विषम परिस्थितियों से रक्षा करता है, ठीक है। तो ये आपका सीड है। अब देख लीजिए, एक टर्म आप लोगों को बताए थे कि कुछ ऐसे भी एम्ब्रियो होते हैं, कुछ एम्ब्रियो में एंडोस्पर्म का संपूर्ण भाग यूज कर लिया जाता है। ये चीज हम आपको बता दिए थे पहले ही, ठीक है। तो कुछ एम्ब्रियो ऐसे हैं जिसमें एंडोस्पर्म का सारा भाग यूज कर लिया जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें यूज नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ चीज उसका बचा रह जाता है, ठीक है। तो दो चीजें हैं इस संदर्भ में आपको हम बताए थे। एंडोस्पर्मिक सीड और दूसरा हम कहे थे आपको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो एंडोस्पर्मिक सीड का एक नाम और है, इसे कहते हैं या एल्बुमिनस सीड। इसका एक नाम और है जिसे कहते हैं एल्बुमिनस सीड कहते हैं, एल्बुमिनस सीड। और इसको क्या कहते हैं, नॉन एल्बुमिनस सीड, नॉन एल्बुमिनस सीड। What is the mean by the albuminous seed and non-albuminous seed? क्या मतलब है albuminous seed और non-albuminous seed का? देखते हैं क्या मतलब है। एंडोस्पर्म, जब एंडोस्पर्मिक सीड यानी कि एंडोस्पर्मिक इक अंदर है। हमने आपसे कहा था कि जो एम्ब्रियो पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, उस एंडोस्पर्म में न्यूट्रिएंट होंगे, न्यूट्रिटिव टिश्यू बनाएगा और उसी न्यूट्रिटिव टिश्यू को यूज करके एम्ब्रियो डेवलप करेगा। तो एम्ब्रियो जो डेवलप कर रहा है एंडोस्पर्म को यूज करके कर रहा है। तो अक्सर तो यही होता है कि एंडोस्पर्म जो है टोटली यूज कर लिया जाता है, किसके द्वारा, एम्ब्रियो के द्वारा यूज कर लिया जाता है पोषण प्राप्त करके। परंतु अगर किसी ऐसे कंडीशन में वह एंडोस्पर्म कभी कभी बचा रह गया तो ऐसे सीड को हम लोग कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड या एल्बुमिनस सीड कहते हैं, ठीक है। आपको याद होना चाहिए, यह एग्जाम्पल भी याद होना चाहिए, ठीक। तो हम लोग एंडोस्पर्मिक सीड या एल्बुमिनस सीड किसे कहते हैं कि जब किसी बीज में उसका पूरा एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के द्वारा उपयोग नहीं किया जा पाता है तो थोड़ा सा एंडोस्पर्म का भाग बचा रह जाता है। ऐसे सीड को एंडोस्पर्मिक सीड या एल्बुमिनस सीड कहते हैं। जैसे गेहूं में, जौ में, व्हीट में, बार्ली यानी जौ में, फिर किसमें जी, मेज में, मक्के में, ठीक है। तो व्हीट है, बिल नहीं, व्हीट में, जौ में, ठीक है। व्हीट में, जौ में, गेहूं में, ये सब में क्या है, ETC भी लिख दो। इन सब में जो सीड है वो क्या है, एल्बुमिनस सीड है। यानी गेहूं में जो सफेद पाउडर वाला भाग खाते हैं वह क्या है हमारा, वह एंडोस्पर्म है। बार्ली में जो सफेद पाउडर वाला भाग होता है, जौ में, वो भी क्या है, एंडोस्पर्म है। मक्के में जो पीले वाले भाग के अलावा जो बीच में सफेद वाला भाग होता है, एंडोस्पर्म है। बात समझ में आ गई। और एंडोस्पर्म कैसा होता है, 3N होता है, यानी कि स्टार्च उसमें भरा हुआ है टोटली, ठीक। तो उसको पचाने में थोड़ी सी मेहनत भी लगेगी,
अब देखिए नॉन इंडोस्पर्मिक सीड ठीक उसी का उल्टा है, इसमें कहीं कुछ नहीं करना है। ठीक, ऐसा बीज जो संपूर्ण इंडोस्पर्म का उपयोग कर लेता है, ऐसा बीज जिसका एम्ब्रियो संपूर्ण इंडोस्पर्म का उपयोग कर लेता है, कोई भी इंडोस्पर्म का भाग बचा नहीं रह जाता है, उसको नॉन इंडोस्पर्मिक सीड या नॉन एल्बुमिनस सीड कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो एग्जाम्पल है मूंगफली है, एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। चना है, चने को अंग्रेजी में पी, मूंगफली को क्या कहते हैं ग्राउंड नट, चना है, मूंगफली है, सेम है, बीन है। ठीक, तो ये लोग हैं चने में, मूंगफली में, बीन में क्या होता है, संपूर्ण इंडोस्पर्म का यूज कर लिया जाता है एम्ब्रियो के द्वारा। ठीक है, या फिर ऐसे जैसे हमने कहा संपूर्ण, यानी कि लेकिन अभी हमने आपको क्या है कि बताया ना, अभी आपको क्या किया है, बताया है कि थोड़ा बहुत पार्ट कहीं थोड़ा सा हल्का सा मामूली सा समझ लीजिए बचा रह जाता है, उसको नथिंग समझिए, यानी कि यूं कह लीजिए कि संपूर्ण इंडोस्पर्म ही यूज कर लिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, आपको कहां पर मिलेगा, ये कंडीशन कहां पर मिलेगा, ये वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन आपको मिलेगा किसमें, मोनोकाट में मिलेगा। ये कंडीशन किसमें मिलेगा, मोनोकाट में मिलेगा, मैक्सिमम मोनोकाट में, यह कंडीशन मोनोकाट में मिलेगा आपको, और ये वाला कंडीशन आपको किसमें मिलेगा, डाइकाट में मिलेगा। ठीक है, डाइकाट में यह कंडीशन मिलेगा और मोनोकाट में यह कंडीशन मिलेगा। ठीक, ये चीज आपकी समझ में आ गई। अब इसके बाद जो है, इसके बाद एक छोटा सा और पार्ट है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक, फिर इसके बाद एक वीडियो और बनेगा, उसमें खत्म हो जाएगा ये वाली चीज। पेरिस्पर्म क्या होता है, पेरिस्पर्म क्या होता है भैया, आप देखे हैं कि ये क्या है आपका एम्ब्रियो है, इसमें बाहर की तरफ क्या है, बाहर की तरफ न्यूसेलस है, न्यूसेलस से लगा हुआ क्या है आपका इंटेगुमेंट है, ये एक इनर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट लगा हुआ है ना, तो ये आपका बीच सबसे पहले क्या है, न्यूसेलस है, न्यूसेलस से इंटेगुमेंट, दो इंटेगुमेंट लगे होते हैं। ठीक, तो जब कभी अभी हमने बताया कि जब पूरा इंडोस्पर्म का यूज हो गया तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, नॉन इंडोस्पर्मिक, या फिर क्या होता है नॉन एल्बुमिनस, और जब इंडोस्पर्म का यूज नहीं हो पाया तो एल्बुमिनस या इंडोस्पर्मिक कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से न्यूसेलस जो होता है, न्यूसेलस एम्ब्रियो के विकास के समय मैक्सिमम तो यूज हो जाता है। ये जो न्यूसेलस वाला पार्ट है, एम्ब्रियो डेवलप जो कर रहा है, तो ये जो न्यूसेलस वाला पार्ट है, ये न्यूसेलस वाला पार्ट दूसरे कलर से दिखा देते हैं आपको। ये जो न्यूसेलस वाला पार्ट है, ये जो होता है ये आपका यूज हो जाता है इसके विकास के समय, एम्ब्रियो के विकास के समय ये यूज हो जाता है। लेकिन कभी कभी यह न्यूसेलस यूज नहीं हो पाता है, बचा रह जाता है। ठीक है, बचा रह जाता है, तो जब यूज हो जाएगा तो यूज हो जाता है, जब बचा रह जाएगा तो क्या निर्माण करता है, पेरिकार्प का निर्माण करता है। जैसे आप देखे होंगे काली मिर्च, इसमें एग्जाम्पल के रूप में किसे, एग्जाम्पल के रूप में ब्लैक पेपर, क्या है ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, काली मिर्च। ठीक है, तो काली मिर्च जो है उसकी देखे होंगे कि सतह जो होती है, सतह कुछ खुरदुरी नहीं होती है, सतह उसकी क्या होती है, काली मिर्च की सतह थोड़ी सी खुरदुरी होती है, एकदम मतलब कि ऐसे 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 रिंग होता है इसमें। तो काली मिर्च है तो कुछ ऐसा लगता है कि गोल गोल ऐसे घेरा बना हुआ है, उसमें गोल गोल ऐसे घेरा बना हुआ है, और उसकी सतह जो होती है खुरदुरी होती है। तो ये जो पार्ट है ये वाला, ये काली मिर्च में जो देखते हैं कि ऊपर इसकी खुरदुरी सतह है, जो ऊपर थोड़ा सा उभार होता है, वो और कुछ नहीं, वह पेरिकार्प ही है, न्यूसेलस ही है,
जो उसके द्वारा यूज नहीं, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय यूज नहीं किया गया है, तो जब न्यूसेलस का यूज पूर्णतया नहीं हो पाएगा तो वह ऊपर पेरिकार्प बना लेगा। अब चूंकि जो पेरिकार्प बनाता है तो न्यूसेलस से एम्ब्रियो भी क्या करता है, न्यूसेलस से न्यूट्रिशन लेता है, तो संपूर्ण न्यूसेलस तो है नहीं, कुछ ही न्यूसेलस बचा है, तो न्यूसेलस क्या करता है, श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। तो जब श्रिंक करता है, सिकुड़ता है, तो वही इस तरह से थोड़ा आड़ा टेढ़ा स्ट्रक्चर उस पर दिखाई देता है। आपको कुछ देर भिगो देंगे आप काली मिर्च को, उसके बाद निकालिए तो ऊपर से पेरिकार्प को आराम से निकाल सकते हैं। अंदर का स्ट्रक्चर तो आपको पता है, एंडोस्पर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या है, नेक्स्ट काली मिर्च में देख लिया आपने, फिर कैस्टर ऑयल में भी पाया जाता है। इसमें सॉरी कैस्टर ऑयल नहीं, कैस्टर के सीड में, कैस्टर सीड में भी पाया जाता है। ब्लैक पेपर में भी कैस्टर के सीड, यानी कि रेडी, जो देखें रेडी का जो होता है आपका बीज, रेडी का बीज बड़ा सुंदर लगता है। रेडी का बीज कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। तो ये वाला जो ऊपर वाला देखते हैं ना, ये ऊपर वाला जो इसे उभार निकला हुआ होता है, जो ऊपर उभार निकला होता है, तो ये उभार जो होता है वो हॉस्टोरियल रीजन होता है। जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में आपको बताया था ना कि ऊपर हॉस्टोरियल सेल होता है, चूसक कोशिकाएं होती हैं, तो वह चूसक कोशिकाएं यहाँ पर हॉस्टोरियल रीजन का सेल वो भी यहाँ पर बचा रह जाता है। और इसमें भी कैस्टर वाले सीड में भी पेरिकार्प, ऊपर वाला लेयर जो होता है पेरिकार्प, यानी कि न्यूसेलस का पूर्ण रूपेण उपयोग एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय नहीं किया जा सका है, न्यूसेलस बचा हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी पाया जाता है क्या है आपका, पेरिकार्प पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। तो फ्रूट में हमको पढ़ना है क्या, फास्ट फ्रूट पढ़ेंगे, सॉरी पहले तो ट्रू फ्रूट पढ़ेंगे हम लोग, फिर फास्ट फ्रूट पढ़ेंगे हम लोग, फिर आर्टिफिशियल फ्रूटिंग पर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, पार्थेनोकार्पी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एपोमैक्सिस पढ़ेंगे, ठीक, फिर जीनिया एंड मीटाजीनिया भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, तो ऐसे 3-4 और छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत ज्यादा लंबे नहीं हैं, 10 से 15 मिनट के टॉपिक हैं। इसको पढ़ लेंगे तो यह चैप्टर हो जाएगा हमारा फिनिश। अगर इस वीडियो में कहीं कहीं से आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।